तो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर में जो अभी सीजीएल का पेपर हुआ है दिसंबर के महीने में। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं पार्ट वन का, एक एक करके जितने भी शिफ्ट में पेपर लगभग 40 शिफ्ट में हुआ है उन सभी शिफ्ट को हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। ये जो पेपर है वो 1 दिसंबर का है, पहले शिफ्ट का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत सिंपल था। क्या कर रखा है, यदि किसी त्रिभुज के कोण x-46 डिग्री, x+96 डिग्री तथा 8x डिग्री है तो 2x का मान क्या होगा। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, तो हम वही करने वाले हैं। पहला कोण कितना दिया हुआ है, x माइनस में 46 डिग्री है। ठीक है, x माइनस में 46 डिग्री प्लस में x प्लस में 96 डिग्री प्लस में 8x बराबर में क्या लिखेंगे हम, 180 डिग्री। ठीक है, जब मैं सॉल्व करूंगा तो x जुड़ेगा तो कितना आएगा, ये 10x आएगा। और -46 और माइनस प्लस का 96 कितना आएगा, प्लस का 50 बराबर में कितना आ गया, 180। 50 प्लस उधर आके माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 10x बराबर में 130। अब देखो 2x का मान चाहिए तो जरूरी नहीं हम x का मान निकाल के फिर 2 से गुना करें। दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, 5 से भाग देता हूँ। 5 से भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और 5 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 26 पंचे 130। तो 2x का मान कितना आ गया, 26 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखो एक इसके लिए छोटा सा कंसेप्ट है। वो क्या है, अगर a की पावर n हो और गुने में a की पावर m हो, गुने में a की पावर o हो, तो ये क्या होता है, पावर अगर बेस बराबर हो ना और गुना हो तो पावर क्या होता है, इसका जुड़ जाता है। तो पावर जुड़ जाएगा तो क्या लिखेंगे, a की पावर n प्लस में m प्लस में o, जितना ही पावर हो इसके साथ गुना में जुड़ेगा। तो यहाँ पे वही है, देखो सब x की पावर दिया हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे, x की पावर 9 प्लस में 5 प्लस में नहीं माइनस में 4 प्लस में 0 माइनस में 6। तो क्या आ जाएगा, 9 और 5 14, 14 और 6 और 4 10, माइनस 10, 14 में से 10 घटेगा कितना बचेगा, x की पावर 4। यही क्या होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करो तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है साइन a माइनस बी का। तो क्या होता है, 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। तो अगर आपको एडवांस वाला ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत फॉर्मूला पता है तो ये बहुत आसानी से कर लोगे, याद हो तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% वृद्धि होता है, तो स्कूटर का कीमत क्या होगा। तो इसमें हम सक्सेसिव परसेंटेज लगा देते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है, जैसे मैं बात करता हूँ दो नंबर पे एक साथ हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। जैसे दिया हुआ हो, अगर मान लो ए से वृद्धि हो रहा है फिर बी से वृद्धि हो रहा है तो सक्सेसिव ए बी का कितना हो जाएगा, ए इंटू में बी बाई 100। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सक्सेसिव इंक्रीज हो जाएगा। डिस्काउंट होता है तो यहाँ माइनस लग के डिक्रीज होता है। तो देखो 10 और 25 का मैं एक साथ पहले लगा तो 10 और 15 कितना आएगा, 10 प्लस में 15 प्लस में 10 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 150। ठीक है, यानी कि 150 बट्टे में क्या करते हैं हम, 100। तो कितना आ जाएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ये काटेंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो कितना आएगा, 10 15 25 26.5 फिर 26.5 में 5 का सक्सेसिव लगा देते एक बार, प्लस में 5 और 2 26.5 गुने में 5 बटे में क्या आ जाएगा, 100। 26 और 5 जो होगा वो कितना आएगा, 31.5 प्लस में इसको गुना करेंगे तो 5 में 25 का 5 हासिल 2, 5 के 30 और 2 32 हासिल कितना लग जाएगा यहाँ पे 3, 5 दूनी 10 और 3 13 बट्टे में कितना दिया हुआ है, 100। तो ये 2 पॉइंट जो है ना, 2 संख्या के बाद और खिसक जाएगा तो कितना आ जाएगा, 32.53825%। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर में बात करूँ 4 के लिए तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8.25 ही आने वाला है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी दी हुई है। जैसे मान लो कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये अगर इसकी भुजा क्या दी हुई है, इसकी भुजा जो दी हुई है वो 12 दी हुई है। तो समबाहु त्रिभुज के परिगत करने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, यानी कि इसका परिगत, ये जो है ना, ये इस तीनों वर्टेक्स को क्या हो रहा होगा, छू के गुजर रहा होगा। तो ये परिवृत्त की त्रिज्या। और अगर मान लो अंदर वृत्त अगर इसको टच करके गुजरा तीनों भुजाओं को तो इसको हम क्या कहते हैं, इन रेडियस, है ना, अंतःवृत्त की त्रिज्या। देखो ये जो है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये जो होता है इसका क्या होता है, आर होता है। और ये जो होगा वो क्या होगा, परिवृत्त की त्रिज्या होगा, है ना, यानी इसको हम कहते हैं सर्कम रेडियस और इसको हम कहते हैं इन रेडियस। इसको आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये जो होता है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन भी होता है, मीडियन होता है। और ये जो होता है क्या होता है, सेंट्रोइड होता है। तो क्या होता है, 2:1 में होता है। तो मैं इसके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर मान लो परिवृत्त की त्रिज्या पूछे तो बड़ा आर हम मान लेते हैं परिवृत्त की त्रिज्या, तो क्या होता है, साइड यानी कि भुजा, यानी कि साइड डिवाइड बाई √3। और अगर मान लो इन रेडियस पूछता है हमसे अंतर्वृत्त की त्रिज्या, तो वो क्या होता है हमारा, साइड डिवाइड बाई 2√3। तो हमसे ये पूछा है, बहुत सिंपल सा है। आर इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 12 बट्टे में √3। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, 4√3।
3। यही क्या होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 6। उन संख्याओं का महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त के बीच का अनुपात क्या है जिनका लघुत्तम कितना है 48 और संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ कितना 384। तो एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम गुने में एचसीएफ बराबर क्या होता है संख्याओं का गुणनफल। जो दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं ना, संख्याओं का गुणनफल। मान ले तो मैं संख्या ए और बी रहा होगा तो इन दोनों का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर होगा। तो ये जो गुणनफल है इसका मान कितना दिया हुआ है 384 384 और एलसीएम का मान कितना दिया हुआ है 48। डिवाइड करते हैं 48 से तो ये जो मान बचेगा वैल्यू आएगा वो किसका आएगा एचसीएफ का आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 12 चौके 48, 12 3 36, 12 दूनी 24, 4 अट्ठे 32। एचसीएफ आ गया 8। एचसीएफ एलसीएम का रेशियो पूछा, एचसीएफ 8 है और एलसीएम कितना है 48। रेशियो बनाएंगे तो कितना आएगा 8 एकम 8, 8 6 48। तो क्या आ गया 1:6। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 7। थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। देखो, कुल राजस्व का प्रतिशत ज्ञात करें जो दुकान ई से कूलर की बिक्री से आता है। इसका ई द्वारा मतलब कूलर की बिक्री का प्रतिशत निकालना है दशमलव के बाद 3 स्थान तक, यानी कैलकुलेटिव ऑप्शन देके पता चला ठीक ठाक है। यह मान ले कि दुकान ई से सभी वस्तुएं बेची जा रही है, मतलब जितनी वस्तुएं सभी बिक गई है। तो अब देख लो क्या दिया हुआ है 3 वस्तुएं हैं 3 आर्टिकल में। यहाँ लिखता हूँ क्या क्या है आर्टिकल में। हमारे पास है एसी है, कूलर है और फैन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एसी कूलर और फैन है और ये जो मैं बात करता हूँ इसको क्वांटिटी का रेशो। देखो हमें अमाउंट मतलब कि इसके जो वैल्यू है ना इसके वैल्यू से कोई लेना देना, रेशो से ही काम हमारा हो जाएगा। रेशो कितना दिया हुआ है एसी का 5, कूलर का कितना है 1 और फैन का कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन इस पे स्पेशली ध्यान देना, विक्रय मूल्य प्रति यूनिट जो दे रखा है ना बीच में एसी दे रखा है, तो बच्चे ना कंफ्यूज होकर के वो एसी को ये मान लेंगे, फिर कूलर मान लेंगे, फिर पंखा, यही सीरीज वहां पे भी चला देंगे। तो ध्यान रखना इस बात का। एसी जो है उसका कीमत कितना दिया हुआ है 26,500, 26,500। कूलर का जो रेट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है कूलर का 8,000 रुपये पर यूनिट और जो फैन है उसका रेट कितना दिया हुआ है 12,200। तो क्या करेंगे पता है, इसका रेशो बना लो, प्राइस का भी, ये प्राइस दिया हुआ है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इसका भी रेशो बना लो, 20 हटा दो तो हम देख लेंगे एसी से कुल कितना यूनिट हमें रिसीव प्राप्त हुआ है। तो 5 25, 5 छिक्के 30 और 2 32, 5 दूनी 10 और 3 13, 1325 प्लस में कूलर से कितना यूनिट प्राप्त हुआ है 80 प्लस में 4 से इसको 122 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 488, 488। यानी कि कुल हमें कितना रिसीव हुआ, देखो हमें रिसीव कितना हुआ 80 कूलर से और कुल कितना रिसीव हुआ 1300, 4 1700, 1780 और ये 5 1805। 1805 में हम क्या करेंगे 1805 में 88 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1805 में 88 ऐड करेंगे तो 1893, 1893 सॉरी 39 लिख दिया 1893। ठीक है, गुने में क्या करना है हमें 100%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8,000, 8,000 बटे में 1893, क्या कर रहा हूँ मैं ये 1893। ठीक है, अब देखो 18 चौक 72, 18 95, इतना तो मुझे पता चल गया है कि ये वैल्यू जो है वो 5 से बड़ा नहीं हो सकता, 5 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये पहला ऑप्शन कट गया और तीसरा ऑप्शन कट गया, बच गया 2 और 3। तो हम क्या करेंगे पता है 8,000 को डिवाइड करेंगे 1893 से, तो कितनी बार में 4 बार में जा रहा है। देखो 18 चौक 72, 18 तिये 54 होगा, ये काफी छोटा रह जाएगा। 4 बार में भाग लगा के देखते हैं 18 तिये कितना है, सॉरी 4 तिये कितना आएगा 12 का 2, 4 नियम 36 और 1 37, 4 अट्ठे 32 और 3 35, 4 एकम 4 और 3 7। कितना आ जाएगा ये 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो देखो ये साफ साफ दिख गया अब हमें 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा 18 दूनी 36, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 का 8, हासिल एक 8 दूनी 16 और 1 17 और 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, तो 4.22 के ही आसपास ही आएगा, तो जरूरी नहीं इतना हमें पूरा का पूरा करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है 8। एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये। राज्य S3 में सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का राज्य 4 में, मतलब राज्य S4 में सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या से अनुपात क्या होगा। तो देखो बहुत सिंपल सी बात दी हुई है यहाँ पे। राज्य 3 में कितने लोग भाग ले रहे हैं राज्य 3 से 400, सॉरी 3, हाँ 400। ठीक है 400 और राज्य 4 से कितने लोग भाग ले रहे हैं 500। तो इन दोनों का ही रेशो तो पूछा 4:5, तो ये बहुत सिंपल था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या रखा है, तालिका 1 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने कुल प्राप्त प्रतिशत अंक 100 और उससे अधिक प्राप्त किया। तो देखो 100 अंक का पेपर है, एक 90 90 90 और 80, ये तो डेफिनेटली 80 से प्लस होने वाला एक ही हो गया। 90 90 85 85 दूसरा ये भी है 80 से अधिक नंबर लाने वाला। 80 80 65 70, देखो ये दो तो 80 80 ला रहा है, लेकिन इन दोनों में क्या है 65 70 ला रहा है, तो ये 80% नहीं हो सकता। 80% नहीं हुआ तो 80 से अधिक भी नहीं होगा, बात ही नहीं बनता। 85 80 82, ये तीन तो है 80 से प्लस, देखो 5 नंबर इसको दे दूंगा ना तो ये भी 80 बन जाएगा, और दो एक्स्ट्रा ही है। 80% से 2 नंबर एक्स्ट्रा है तो ये भी हो सकता है 80% या उससे अधिक हो। तीसरा 80 75 75 85, देखो एक ये 5 दे देगा तो ये कितना बन जाएगा 80 तो बन जाएगा, 3 80 हो सकते हैं लेकिन ये 75 रहेगा, यानी 80 से ये कम। चौथा 90 90 90 और 85, तो ये भी 80 से अधिक। कितने ऐसे बच्चे हैं, तो 1 2 3 और 4 छात्र ऐसे जिनके 80 या 80 से अधिक परसेंटेज मार्क्स स्कोर किया है जिन्होंने। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है 10। क्वेश्चन नंबर 10 को करवाने से पहले एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि अगर मान लो a प्लस में b बराबर 90 डिग्री होगा ना, तो इसमें क्या होता है पता है, a प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री हो तो साइन a बराबर होता है कॉस b के। ठीक है, साइन a बराबर होगा कॉस b के, टेन a बराबर होगा कॉट b के, और कॉसेक a बराबर होगा सेक b के। देखो कैसे, अगर ऐसा एक प्रूफ कर दे रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ a का मान लिख लेता हूँ, a बराबर में क्या आएगा 90 माइनस में b। ठीक है, a का मान मैंने लिखा 90 माइनस में b, तो मैं साइन a का मैं लिख सकता हूँ साइन a को ऐसे, साइन 90 माइनस b इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है कॉस b। अब एक बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस b बराबर में क्या आ गया कॉस b। तो ये पता होना चाहिए a प्लस में b बराबर, अगर a मतलब a प्लस में b अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है। अगर मान लो ये दिया हुआ है हमारे पास कितना 60, तो ये कितना होगा 30 होगा, तो ये बराबर होगा। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 89 है। अगर ये मान लो 70 है तो ये कितना होगा b का मान 20 है तो 90 है, ये दोनों आपस में बराबर। तो इसी प्रकार से इसी कंसेप्ट पे है ये, देखो साइन 30 और कॉस 60 बराबर होगा, ये कट जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ साइन 40 कॉस 50 बराबर है, कट जाएगा। साइन 50 कॉस 40 कट जाएगा, साइन 60 और कॉस 30 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। या फिर आप मान नहीं पुट कर सकते, 40 डिग्री 50 डिग्री का तो वैल्यू नहीं पता होता है ना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 11। ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रम से 10 20 और 40 दिन में कर सकता है। 10 दिन 20 दिन और 40 दिन में कर सकता है। ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों के द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो देखो मान लेता हूँ टोटल वर्क 40, तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा 4, तभी तो 10 दिन में पूरा काम करता होगा। बी जो है एक दिन में कितना काम 2, तभी वो 20 दिन में पूरा करता होगा। 40 दिन लगाता तो एक दिन में एक काम। तो ए 2 दिन अकेले करता है, तो ए 2 दिन में कितना काम कर देगा, 2 दिन में ए कितना काम कर देगा 8, है ना। तीसरे दिन थर्ड डेज जो है वो तीनों मिलके करता है, तो कितना काम 7, है ना। 4 2 6 और 1 7, यानी कि 15 यूनिट वर्क डन हुआ और दिन कितना लग गया, तो हम कहेंगे 3 दिन। तो भाई अगला 15 यूनिट और करवा लेते हैं, तो क्या कहेंगे भाई 30 काम जो है कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा 6 डेज में। अब बच कितना गया, अब 10 काम बच गया। देखो 15 काम होता तो हम रिपीट कर देते यही प्रोसेस, लेकिन है कर नहीं सकते। तो अगले दिन कौन करने आएगा, ए करने आएगा, फिर उसके अगले दिन भी ए करने आएगा। तो 2 दिन में, ध्यान देना 2 दिन में ए कितना काम करेगा 8 काम, तो कितना काम हो गया 38 काम हो गया कंप्लीट कितने दिन में 8 दिन में। समझा रहा हूँ इसलिए लिखना पड़ा, नहीं तो लिखना नहीं है ये। 38 काम डन हो गया 8 दिन में। अब तीसरे दिन वापस से एबीसी तीनों मिल के करने आ रहा है, तो 2 काम करने आ रहा है और एक दिन में 7 काम करता है, तो कितना दिन लग जाएगा उसको पूरा करने में, 2/7 दिन लग जाएगा। तो 8 दिन पहले वाला है, तो 8 पूर्णांक 2/7 दिन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इतना टाइम था नहीं, इस क्वेश्चन को इतना टाइम देना नहीं होता, इतना है नहीं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ओ इस वृत्त का केंद्र है, मतलब ओ किसी वृत्त का केंद्र है, बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखा क्यू पर स्पर्श करती है। यदि पी क्यू 24 है तो ओ क्यू 10 और ओ क्यू 10 है तो ओपी का मान कितना होगा। देखो एक सर्कल है, ये क्यू पर स्पर्श रेखा है, क्यू पर स्पर्श रेखा है, पी से खींचा हुआ है, और ओ इसका केंद्र है। ओ से अगर हम मिलाते हैं इसको, ठीक है, ये ओ है, तो ओ और क्यू का मान जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 10, क्यू पी कितना है 24। तो आप अगर आपको पता हो पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे, तो 24 10 26 क्या होता है ट्रिपलेट्स होता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा ओपी 26। लेकिन ये आंसर जो दिया हुआ है गलत है, तो इसके सभी बच्चों को मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप लोगों को पता हो इस बार का जो सीजीएल का पेपर हुआ है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एरर थे, तो उसके लिए सभी बच्चों को मार्क्स मिलेगा। लेकिन ये गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अगर ये क्वेश्चन गलत है मतलब वो कर रहा है
उसमें ऑप्शन 26 भी है, 13 भी है, ठीक है। सस्पेंस बन जाता है फिर इसको लेकर के, टाइम बर्बाद होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 13। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 13 में 1.6 3.6 के बीच मध्य अनुपात तथा 5 और 8 का तृतीय अनुपात का अनुपात क्या होगा। देखो सबसे पहले मध्य अनुपात, जैसे मैं बात करता हूँ 2 नंबर है अगर हमारे पास ए और बी, तो मध्य अनुपात इसको हम कहते हैं प्रपोर्शन, मतलब प्रपोर्शन को, मतलब मध्य अनुपात को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, मिड प्रपोर्शन, याद नहीं आ रहा है, मिड प्रपोर्शन कहते हैं मे बी। तो बता देता हूँ मैं, इसका होता क्या है, मध्य अनुपात निकालते हैं तो क्या होता है, ए गुने में बी, याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसको। और थर्ड प्रपोर्शन की अगर मैं बात करता हूँ, ए और बी का थर्ड प्रपोर्शन निकालना हो, यानी सी निकालना हो, तो जो सी बराबर होगा ना, वो होगा बी स्क्वायर बटे में ए, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले के बेस पे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो हम इसका मिक्स मध्य अनुपात निकालते हैं, मध्य अनुपात अंदर दी रूट 1.6 को मैं लिख लेता हूँ 16/10 गुने में 3.6 को लिख लेता हूँ 36/10, रेशो कितना आएगा 8, बी का मान कितना है देखो 8, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64 बटे में ए का मान 5। देखो 16 है तो और 36 है, बाहर क्या आ जाएगा, 16 का 4 बाहर आ जाएगा और गुने में 36 का कितना बाहर आ जाएगा 6, और 2 बार 10 है तो कितना आएगा, 1 बार 10 बाहर आ जाएगा, रेशो में कितना आएगा 64/5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ठीक है। और 2 से काटेंगे, मतलब 4 से काट लो, 16 चौका 64 और ये कितना बच जाएगा 3, 4 से काटने पे, तो क्या आ गया हमारा आंसर 3:16। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन 4 जो हो जाएगा वो करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी जो होता है वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी। ये चाहो तो ये फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर लो, इस फॉर्मूले पे, सॉरी इस फॉर्मूले पे रख लो, या फिर इसका वैल्यू पुट कर लो, साइन कॉस, इसका मान सबको पता होता है इजीली, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ डायरेक्ट। तो ए का मान कितना है 30 और बी का मान कितना है 60, तो कितना आ जाएगा साइन 30 माइनस में 60 डिग्री। तो साइन 30 माइनस में 60 डिग्री जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, साइन माइनस का 30 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन 30 डिग्री। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार ने 10 और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता तो शुद्ध लाभ कितना। देखो एमपीसीपी का रेशो निकल जाएगा यहाँ से, 10 और 15%, 10 और 20% का छूट सक्सेसिव लगाएंगे। देखो 10% प्लस में 20% माइनस में 10 गुने में 20 बटे में 100, इतना करना नहीं है, डायरेक्ट लिख देता। 10 और 20 का क्रमिक छूट जो हो जाए 28% डिस्काउंट, 28% छूट देने के बाद भी उसको 44% का लाभ होता है। तो हमें अच्छे से पता है सीपी और बटे में एमपी जो होता है वो क्या होता है, 100% माइनस में डिस्काउंट अपॉन में 100% प्लस में प्रॉफिट। तो देखो 100% माइनस में डिस्काउंट, 100 में से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा 72 अपॉन में 100 में क्या करेंगे 28 100 में 44 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 144, यानी कि एक के सामान को 2 रुपये अंकित कर रखा है। यानी मैं लिख देता हूँ 100 रुपये के सामान को 200 रुपये अंकित कर रखा है, इस पर 15% छूट मिलेगा, 15% छूट इसका मिलेगा, यानी कि सामान कितने बिकेगा 170 में। 100 का सामान 170 में बिकेगा तो क्या कहेंगे भाई 70% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो यही क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 16 में, समरूप त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी क्या दिया हुआ है, समरूप है किसके, त्रिभुज डीईएफ के। तो हमें इसका, इसमें ये रखा है क्षेत्रफल, और हमें पता है क्षेत्रफल का अंदर दी रूट कर देना वो क्या आता है, साइड का स्क्वायर आता है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वाई स्क्वायर, इसका अंदर दी रूट करेंगे ना तो इसके भुजा का रेशो आ जाएगा, जो आएगा क्या एक्स रेशो वाई, साइड का रेशो, ठीक है। तो हमसे क्या कह रखा है ई एफ, यानी ई एफ किसके प्रोपोर्शन है, बीसी के। तो ई एफ बराबर अगर ए है तो हमसे पूछा है बीसी बराबर क्या होगा, तो बीसी पूछा है, तो बीसी इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जो बीसी की भुजा कितनी है एक्स बटे में इसकी भुजा कितनी दी हुई है डी ई एफ की वाई, और गुने में हम क्या कर देंगे यहाँ पे जो मान दिया हुआ है ई एफ का ए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए एक्स अपॉन में वाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, मान दिया होता तो और ज़्यादा सिंपल हो जाता है, कहीं ना कहीं बहुत ईजी होता है ये। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए एक निश्चित दूरी 9 घंटे, देखो प्रवाह की दिशा में चलाएगा तो क्या होगा, स्पीड एक्स प्लस में वाई, एक्स आदमी की स्पीड और वाई नाव की स्पीड, एक्स प्लस में वाई, उसको कितना टाइम लगता है कुल। देखो टाइम की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे रेशियो लिख देता हूँ 9 घंटे,
जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में चलाते हुए दूरी 18 घंटे में, यानी कि x माइनस में y, यही दूरी तय करने में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ स्पीड जो होगा इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होगा अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो कितना आ जाएगा, ये 2 दूरी तय करता होगा, यहाँ पे 1 दूरी। शांत जल में समान दूरी के 3/5वें भाग, तो मैं मान लेता हूँ कोई दूरी मान लो 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 किलोमीटर की मैंने मान लिया दूरी है, यानी 9 की स्पीड से चलता होगा 2 घंटे तक चलेगा 18 किलोमीटर। इसका कितना भाग तय करना है, इसको 3/5वें भाग, यानी कि 3/5वें भाग, है ना। तो नाव का क्या दिया हुआ है, समान दूरी के 3/5वें भाग तक नाव चलाने में उसे कितना घंटे लगेगा। तो देखो एक बात बताओ, ये इन दोनों का अगर मैं जोड़ूंगा ना, ये देखो इनके स्पीड का रेशियो है ना, जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू में कितना आएगा 3। तो x का मान जो आएगा वो क्या आएगा 3/2, नाव की चाल आ गई 3/2, 2 से ऊपर जाके गुना हो जाएगा, कट जाएगा 18 दूनी कितना आ जाएगा 36/5, कितना आएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो 2 पॉइंट मतलब 7.2 घंटे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, एक परीक्षा में एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत अंक कितना है 19। भाई 25 स्टूडेंट थे और इनका औसतन मार्क्स कितना है 19। शिक्षक ने महसूस किया 2 छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय, देखो उसके मार्क्स थे 14 और 15, लेकिन बाय मिस्टेक टीचर ने क्या किया है, उनके मार्क्स को 18 और 19 कंसीडर कर लिया, है ना, 18 और 19 लिए गए थे। कक्षा का नया वास्तविक औसत अंक क्या होगा। तो ये कहता कितना एक्स्ट्रा ले लिया, 8 एक्स्ट्रा ले लिया मार्क्स, और कितने बच्चों में 25 बच्चों में। काटेंगे अगर हम इसको तो कितनी बार में कटेगा, पॉइंट लगा के, मैं जीरो लगा देता हूँ यहाँ पे, मतलब पॉइंट लगा के यहाँ जीरो लगाएंगे तो 25 दिए 75, बच कितना गया 5, 25 दूनी 50, यानी कि इतना मार्क्स क्या करेंगे हम एवरेज में से डिडक्ट कर लेंगे, यानी कि 19 में से 0.32 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 18.68 करेक्ट मीन आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, x एक ऋणात्मक संख्या इस संख्या के लिए, देखो k+1/k का मान जो दिया हुआ है कितना -2। तो भाई कंडीशन वैल्यू पुट कर लो, हिट एंड ट्राई लगा लो, k का मान -1 रखते हैं, यहाँ पे -1 तो कितना आ गया -2। तो k का मान कितना है -1 तो 1, माइनस में देखो 4 गुने में k तो माइनस का 4 और -2, बट्टे में कितना आएगा k का मान 1, k का मान -1 और माइनस में 5। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 तो 6 में से 1 गया तो कितना आएगा -5, बटे में 6 में से गया तो कितना आएगा -5, कटने के बाद ये क्या आ जाएगा आंसर 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, 8127 को 8 से भाग देना। देखो 8 जरूरी नहीं पूरे नंबर को भाग देना, 127 को भाग दे दो, 8 की डिविजिबिलिटी कहता है लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लो। 8 से भाग देंगे भाई, 8 कम सॉरी 7 है, ये 128 नहीं 27 था, 8 कम 8 बच कितना गया 4, 8 पंचे कितना आ जाएगा 40, बच कितना गया 7, भाग देने पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सीसा के अर्धगोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या, देखो भाई सीसा के अर्धगोला है, अर्धगोले का क्षेत्रफल आयतन क्या होता है भाई, अर्धगोले का आयतन जो होगा वो शंकु के आयतन के क्या होगा बराबर होगा। ढाल रहे ना तो उससे जो मटेरियल बन रहा है वही तो परिवर्तित होकर क्या बन रहा है, शंकु बन रहा है। तो जो अर्धगोले का आयतन होता है वो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4 गुने 4 गुने 4। पाई का मान नहीं लिख खोलते हम यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ यहाँ पे हमारे पास अर्धगोले से 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय। अब जो क्या कहते हैं शंकु का आयतन होता है क्या होता है 1/3 पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर तो दिया नहीं है, आर स्क्वायर एच का मान दे रखा है कितना 72। सॉल्व कर लेते हैं, पाई से पाई जो हो जाएगा कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा 36, और चाहो तो इसको भी काट लो 4 से, 4 निमा 36, 4 कितना आ जाएगा 16/9 बराबर में आर स्क्वायर। तो आर का मान जो आएगा वो कितना आएगा 4/3। तो 4/3 काटेंगे तो कितना आएगा 1.33। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 22 में, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो जाता है। देखो 25% वार्षिक लगाएगा तो 6 वर्षों में कितना ब्याज कितना बनेगा 150% बनेगा साधारण ब्याज दर पर, यानी कि अमाउंट जो होगा 100%, तो उससे देखो ब्याज ही कितना हो गया अमाउंट से 50% अधिक, तो 50% बराबर ही दिया हुआ है हमें कितना 360। देखो मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ पे ये सिंपल क्वेश्चन है और कुछ नहीं इसमें। जैसे यहाँ दे रखा है हमें कि कोई इंसान 25% वार्षिक ब्याज लगा रहा है ना,
तो 25% को अगर मैं गुना करूंगा 6 से तो कितना आ जाएगा, 150% आएगा। और प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, और ब्याज कितना हो गया, 150%, कितना एक्स्ट्रा है, 50। मतलब ब्याज की राशि जो है वो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल की राशि से 50% एक्स्ट्रा है, और यही 50% बराबर 360 दिया, तो 2 से गुना कर दो, दोनों तरफ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 720। तो 100% इज इक्वल टू जो आएगा वो कितना आएगा, 720। यही क्या है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, केरल द्वारा स्टील के उत्पादन के अनुपात केंद्रीय कोण बताइए। अब देखो बहुत सिंपल है, केरल में कितने के स्टील का उत्पादन होता है, 200। कुल कितना हो रहा है, 200, ये हो गया 160 और 240 कितना हो गया, ये दोनों 400 और ये दोनों 400, 4 4 8 और 2 10, 1000। और गुने में क्या करना है, केंद्रीय मान बता रहा है, कोणीय मान, तो कितना आएगा 360। 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 72 बार में कट जाएगा, तो 72 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अलजेब्रा का बहुत सिंपल था क्वेश्चन, अच्छे से पता होगा। x प्लस 1/x बराबर में k दिया हुआ हो तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² बराबर जो होता है क्या होता है, k² माइनस 2। तो यही वाला प्रोसेस हम 2 बार लगा देंगे। देखो तो क्या आ जाएगा, x² प्लस में 1/x² जो आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50 में से 2 घटाएंगे 48। फर्दर एक बार और स्क्वायर करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। तो 48 का स्क्वायर कितना होता है, 2304, याद होना चाहिए। माइनस में 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2302। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 1200 रुपये है ना। यदि लाभ प्रतिशत 15 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो भाई, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या होता है, प्रॉफिट ही तो होता है। तो 15% बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 1200। तो हमसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि 115% का मान पूछा है। तो 115% का मान क्या होगा, 1200 बटे में 15 गुने में 115%, 115। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 15 अट्ठे 100, 15 अट्ठे 120, ठीक है। 80 गुना करेंगे इसको तो कितना आएगा, जीरो तो लगा दो, 8 पंचे 40 का जीरो हासिल, 1 8 कम 8, 8 कम 8, 4 12 का 2, 8 कम 8 और 1 9, कितना आ जाएगा 9200। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।